चैनल लर्न विद केशा। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की वर्कशीट 29 डिस्कस करेंगे जो हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसे हिंदी में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं या वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण का मतलब होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित कराना या एकीकृत करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और आज के समय में व्यापार के कारण ये बहुत ज्यादा संभव हुआ है और इसमें प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब इसकी हम फर्दर स्टडी करते हैं। चलिए वर्कशीट में देखते हैं। एक बार आपको वर्कशीट में दे रखा है सबसे पहले कि पिछले 2 से 3 दशकों में बहुत सारी एमएनसीज हैं, यानी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। उन कंपनियों ने ऐसे स्थानों की तलाश करी जहां पर उन्हें उत्पादन करने में सस्ते श्रम प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब है कि उस जो भी वस्तु उत्पादन करे उसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो कम आए। वो कहां पर कम आएगी? जहां पर सस्ते श्रम होंगे, जहां पर जो वो पूंजी लगा रहे हैं वो कम पूंजी लगा करके अधिक उत्पादन करके लाभ कमा सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें दे रखा है कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जब इस प्रकार के स्थानों की तलाश की गई तो ऐसे में इन लोगों ने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन कंपनीज के द्वारा बहुत ज्यादा निवेश भी किया गया। तो जिससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जो विदेशी निवेश है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा। और जब विदेशी निवेश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और उनको आयात और दूसरे देशों में उनका आदान प्रदान भी होगा। और इस आदान प्रदान के कारण क्या होगा? जो विदेशी व्यापार है उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा निवेश करने से जो विदेशी व्यापार है उसमें हमें काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के द्वारा ही अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत तेजी से एकीकृत हुई है, बहुत तेजी से मिली है। और इसमें एमएनसीज की यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ही और भी अच्छे तरीके से पॉसिबल हो पाई है। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं या एमएनसीज होती हैं वो वस्तुओं का उत्पादन करने के अपने देश में करने के साथ साथ कुछ शाखाएं अन्य देशों में भी स्थापित करती है, जहां पर उन्हें सस्ते श्रम और भूमि और साथ ही साथ अच्छे दाम पर मशीनें उपलब्ध हो जाती हैं। इससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और साथ ही साथ जब दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है और देश जो है वो एकीकृत हो जाते हैं। उनकी संस्कृति का आदान प्रदान होता है, लोगों की आवाजाही होती है। तो इससे आप देखेंगे कि देश का पूर्ण रूप से आर्थिक विकास देखने को मिलता है और साथ ही साथ सामाजिक विकास भी होता है। इसके बाद आपको आगे दे रखा है कि विभिन्न देशों के बीच में जब वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो साथ ही साथ नई नई प्रौद्योगिकी का भी आदान प्रदान होता है। यानी हमारे देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाती है, दूसरे देश की टेक्नोलॉजी हमारे देश में इंट्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ लोगों की आवाजाही भी होती है। तो देश की अर्थव्यवस्था का सामाजिक स्थिति का भी पूर्ण रूप से विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इसके बाद आप देखेंगे जो सेकंड है आपका पॉइंट, उसमें आपको दे रखा है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। अगर हम वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक की बात करते हैं तो इसमें 3 कारक महत्वपूर्ण है। पहला है आपका प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, सेकंड है आपका विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण और थर्ड है आपका विश्व व्यापार संगठन। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है प्रौद्योगिकी के बारे में। अगर प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें, जिसे हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में तकनीक कहते हैं, तो आप देखेंगे प्रौद्योगिकी या तकनीक के कारण आज के समय में बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। आज आप एक जगह पे बैठ करके पूरी दुनिया का टूर कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे प्रौद्योगिकी ने संभव बनाया है। अगर आप देखेंगे तो व्यापार में भी प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम परिवहन प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो परिवहन प्रौद्योगिकी में धीरे धीरे काफी सुधार देखने को हमें मिलता है। वस्तुओं के आदान प्रदान करने में जहां पहले बहुत समय लगता था और पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च होते थे, इस नई तकनीक के आने की वजह से आप देखोगे कम समय में एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना इजी हो गया है। साथ ही साथ इसमें खर्च भी या लागत भी जो बहुत कम आती है। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अगर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसके माध्यम से आप एक स्थान पर बैठकर किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी
वर्ल्ड ओवर हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में भेज सकते हैं और साथ ही साथ अपने जो प्रोडक्ट है, अपनी जो वस्तु है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति आकर्षित होकर के उसे खरीद सकता है। तो आप देखेंगे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने देश में सेवाओं की सुधार में और उत्पादनों को और भी ज्यादा फैलाने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम दूर संचार सुविधाओं की बात करते हैं तो दूर संचार सुविधाओं के अंतर्गत आपका टेलीग्राफ आता है, मोबाइल फोन आते हैं, फैक्स सहित टेलीफोन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है इसके माध्यम से आप किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, आप घर पर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे देश के बीच की दूरियां जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो आप देखेंगे कि जो प्रौद्योगिकी है उसने वस्तुओं के आदान प्रदान में, वस्तुओं के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है और भी ज्यादा सक्रिय हुई है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। इसमें सबसे पहले हमें उदारीकरण के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम उदारीकरण की बात करते हैं तो उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा व्यापार में एक छूट देना, उदार नीति अपनाना। उदार नीति को अपनाना सरकार के द्वारा ही उदारीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत सरकार जो है वो व्यापार को टैक्स मुक्त कर देती है, यानी उस पर जो टैक्स लग रहा होता है, जो कर लग रहा होता है, उसको खत्म कर देती है। नए नए नियम कानून बनाए जाते हैं जिसमें जो व्यापार है उनको उनके लिए उदार नीति अपनाई जाती है, जिसके द्वारा हम देखेंगे विदेशी निवेश भी बढ़ता है और साथ साथ विदेशी व्यापार भी बढ़ता है। तो आप इस बॉक्स में देखिए, सबसे पहले आपको उदारीकरण के बारे में बताया है कि सरकार के द्वारा जो बाधाएं समाप्त की जाती है व्यापार पर, उन्हें ही उदारीकरण कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको इसमें सेकंड पॉइंट दे रखा है कि कई बार सरकार के द्वारा आयात पर व्यापार अवरोधक लगा दिया जाता है। ये व्यापार अवरोधक या बैरियर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि दूसरे देशों के साथ हमारे जो व्यापार हो रहे हैं, इस व्यापार को कम किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट हमारे देश में आ रहा है और वो काफी ज्यादा सस्ता है, तो जो देश में ग्राहक है वो तो सस्ते प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है और देश में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उसमें उत्पादकों को लाभ इतना नहीं मिल पाता। तो ऐसे में जो देश में उत्पादक है उनको हानि होती है। तो इस हानि से बचने के लिए भी सरकार कई बार व्यापार अवरोधक लगा देती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें दे रखा है कि सरकार उन वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा भी लगा देती है जिन्हें आयात किया जाता है, यानी एक कोटा बना, जिसे कोटा के नाम से जाना जाता है, कि अब एक सीमा या लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि आप इतने परसेंट ही सामान जो है वो बाहर आयात कर सकते हो या बाहर से निर्यात कर सकते हो। इससे ये होता है कि देश में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उसकी डिमांड बढ़ जाए और जो देश के उत्पादक है उनको भी लाभ मिले, आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट आपको इसमें दे रखा है कि भारत सरकार ने आजादी के बाद भारत में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था उसमें विदेशी प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए व्यापार अवरोध लगा दिए। क्योंकि आप सभी को पता है 1947 में जब देश आजाद हुआ था उसके पश्चात देश की आर्थिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो सरकार को लगा कि हमारे जो प्रोडक्ट यानी हमारे जो वस्तुएं उत्पादित हो रही है ये विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकती, इसलिए व्यापार अवरोध लगा दिए गए थे और उनको देश के अंदर ही क्रय विक्रय किया जा रहा था। इसके बाद आप देखेंगे 1991 के आसपास सरकार के द्वारा जो है वो निर्णय लिया जाता है कि जो भारत के की जो व्यापार अवरोधक है उन्हें हटा दिया जाएगा। ये क्यों हटाया गया? क्योंकि आप देखेंगे कि उन्हें ये लगने लगा कि अब भारत के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट कंपटीशन के लिए यानी विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो गए हैं और इसके पश्चात आप देखेंगे वस्तुओं का आयात निर्यात तेजी से किया जाने लगा और इसके बाद जो हमारा विदेशी व्यापार है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद आप देखोगे कि व्यवसाय जो है अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल गई कि वो किन वस्तुओं का आयात निर्यात करना चाहते हैं। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये पूरा पैराग्राफ। इसके बाद आपको नेक्स्ट दे रखा है WTO के बारे में, यानी विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। अगर हम विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो ये एक व्यापारिक संगठन है जिसे हम शॉर्ट में WTO भी कहते हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें दे रखा है कि विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंधों को अच्छा करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाती है और इसकी देखरेख भी करती है कि इन नियमों और कानूनों का कौन कौन पालन कर रहा है और कौन पालन नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विश्व व्यापार संगठन जो है वो मुक्त व्यापार के फेवर में है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे विकसित देश है जहां पर
गलत तरीके से व्यापार अवरोधक लगा करके व्यापारों को रोका भी जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस पूरे पैराग्राफ में या फिर जो वैश्वीकरण के कारक आपको दिए हैं इसमें प्रौद्योगिकी, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश में उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आपको बताई गई है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। उनके ऊपर देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले ही की अपेक्षा अब एक दूसरे के निकट संपर्क में है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया? आप सबको पता है कि दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों की अपेक्षा अब ज्यादा एक दूसरे के निकट संपर्क में है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है आपका वैश्वीकरण और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, जिसमें आपका प्रौद्योगिकी, इसके अलावा विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश में का उदारीकरण, मुक्त व्यापार और इसके अलावा जो सरकार के द्वारा अपनाए गए उदारीकरण की नीतियां हैं, ये इन सभी की वजह से आप देखोगे कि लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो अब निकट संपर्क में चेंज हो चुकी है और साथ ही साथ आप देखोगे इसको संभव बनाने में जो व्यापार है इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेश निवेश में अवरोध लगाए। 1991 के आसपास इन अवरोधों को हटाने का फैसला क्यों किया गया? भारतीय ग्राहकों को इस नीति परिवर्तन से होने वाले किन्हीं दो लाभों के बारे में लिखिए। तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात व्यापार अवरोध इसलिए लगा दिए गए थे क्योंकि उस समय भारत की इकोनॉमी या आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो विदेशी जो प्रोडक्ट है या फिर जो फॉरेन प्रोडक्ट है उनके साथ कंपटीशन कर सके। लेकिन 1991 के पश्चात आप देखेंगे या फिर 1991 की हम बात करते हैं तो 1991 में सरकार के द्वारा जो है ये व्यापार अवरोध हटा दिए जाते हैं क्योंकि उस समय जो प्रोडक्ट उत्पादित हुए थे वो विदेशी व्यापार के लिए तैयार थे, यानी उनके साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार थे। उसके बाद आप देखेंगे कि वस्तुओं का तेजी से आदान प्रदान किया जाने लगा, आयात निर्यात होने लगा और इससे भारत के ग्राहकों को ये फायदा हुआ कि अब उन्हें जो प्रोडक्ट है वो कम से कम कीमत पे प्राप्त होने लगे। अब उनके पास चयन के ज्यादा साधन भी उपलब्ध होने लगे कि अब वो अगर एक कंपनी से उन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो वो किसी अन्य कंपनी से उस सेम प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वृंदा एक आयातित टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है जिसकी कीमत 300 रुपए है। बिल्कुल वैसा ही समान गुणों वाली एक अच्छी गुणवत्ता की टॉय ट्रेन भारत में 350 रुपए में उपलब्ध है। भारत सरकार आयातित खिलौने पर 60% कर लगा देती है। आशातीत रूप से वृंदा अब कौन सा खिलौना खरीदेगी और क्यों? आपको क्या लगता है उसके इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माताओं को क्या मदद मिलेगी? अगर हम वृंदा की बात करते हैं तो वृंदा जो है अगर वो एक आयातित टॉय खरीदना चाहती है तो उसकी कीमत 300 रुपए है। लेकिन आप देखेंगे कि 300 रुपए का जो टॉय है उसके ऊपर 60% सरकार के द्वारा टैक्स लगा दिया गया, तो जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर 60% टैक्स लगाया जाएगा तो देखिए 300 रुपए का 60% आपका हुआ 180 रुपए और 300 रुपए कीमत उसकी पहले है और 180 रुपए टैक्स है, यानी टोटल उसकी कीमत हो गई 480 रुपए। तो वृंदा को उस जो बाहर से उसने टॉय हमारे देश में बिकने के लिए आया है उसे खरीदेगी तो उसे 480 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो टॉय भारत में मिल रही है उसे खरीदने में उसको सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए व्यय करने पड़ेंगे। तो ऐसे में वृंदा कौन सा टॉय खरीदेगी? जो उसे भारत में मिल रहा है। तो आप देखेंगे सरकार के द्वारा इस प्रकार से जो टैक्स लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है वो थोड़े महंगे हो जाए और उनकी डिमांड थोड़ी कम हो जाए। इससे ये फायदा होगा कि भारत में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति है या जो ग्राहक है उनको सस्ते प्रोडक्ट चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिनका प्रयोग करके वो सेटिस्फाइड भी हो जाए। तो ऐसे में कई बार अगर बाहर के प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं और उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाकर उनकी कीमत बढ़ा देती है ताकि उनकी डिमांड कम हो जाए और भारत में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उनकी डिमांड बढ़ जाए ताकि यहाँ के उत्पादकों को भी आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौरंग एक युवा है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मणिपुर में अपने छोटे से गांव में लौटता है। वह पाता है कि आदिवासियों द्वारा बनाए गए सुंदर अद्वितीय टोकरियों की शहरों में भारी मांग है। वह आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर टोकरियों का एक लाभदायक व्यवसाय अपने आदिवासी समुदाय के साथियों के लिए शुरू कर सकता है।
इसके आंसर की बात करते हैं तो आप जानेंगे कि जो आईसीटी है यानी सूचना और प्रौद्योगिकी है, ये सूचना प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे आप एक स्थान पर बैठकर पूरे वर्ल्ड की सूचना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर टोकरी के उद्योग के बारे में बात करें तो इस उद्योग को और भी ज्यादा लाभदायक बनाने के लिए गौरव जो है वो आईसीटी की हेल्प ले सकता है। आईसीटी के माध्यम से यानी सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वो टोकरी से संबंधित पिक्चर्स को लोगों के बीच में साझा कर सकता है, टोकरी के प्राइस के बारे में लोगों को बता सकता है, उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। इससे जो व्यक्ति टोकरी खरीदना चाहता है या भी कई व्यक्ति उसके एडवर्टाइजमेंट को देखकर उसकी ओर आकर्षित होंगे और जो उसका व्यवसाय है वो लाभदायक होगा, क्योंकि इससे टोकरी की डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और जो व्यापार है वो सुगम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।